हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। देखिए, रूलर होता है शासक और रूल्ड जिस पर वो करता है वो होते हैं शासित, जो उसके अंडर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। ठीक है, किस तरह से कौन शासक है, कौन शासन कर रहा है और किस तरह की गवर्नमेंट है। जैसे कि राजतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है। इस चैप्टर में हम पूरे का पूरा उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है पहले देशों पर सिर्फ राजा ही राज करते थे और आज आम लोग अपनी सरकार चुनते हैं? तो राजतंत्र से लेकर जो प्रजातंत्र है इस तक का सफर कैसे तय हुआ, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सरकार के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र या तानाशाही का मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे। आखिर शासन करने का जो अधिकार है वो किसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी सवाल का जवाब देते हैं आज का जो चैप्टर है। इसमें हम फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम खोजने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जुड़े रहिए अंत तक। आपको पता तो चले कि जो हम पे रूल कर रहा है वो कौन है और किस कंडीशन में वो हम पे रूल कर रहा है। ए रूलर्स ड्यूटीज इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर थ्री फोल्ड। देखिए, कोई भी जो राज्य होता है, स्टेट होती है या कंट्री होती है कोई भी, उसके जो इंटरनल उसका प्रशासन होता है उसमें एक शासक जो रूलर है उसका ये दायित्व थ्री लेवल्स पर होता है, तीन स्तरों पर होता है। ठीक है, कौन कौन से तीन स्तर हैं वो? रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए, जो बाहर के आक्रमण है राज्य से उसकी सुरक्षा करना सबसे पहले। सेकंड है पालन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। तो पालन में आता है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुचारू रूप से शासन को संचालित करना। एंड नेक्स्ट है योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब होता है सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब जनता के हितों की रक्षा करना, जो उनके हित हैं। ये बोला है कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने बोला है ये अर्थशास्त्र में, ट्रांसलेशन बाय एलन रंगाराजन, उनके द्वारा ये ट्रांसलेशन की गई है। ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपको बता रखा है। बहुत ही महान पुस्तक थी ये, जो शासन कैसा होना चाहिए, किस तरह राजा को होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए जनता के साथ में, वो सभी कुछ इस अर्थशास्त्र की बुक में लिखा हुआ है। एक राजा का क्या धर्म होता है। तो चलिए खुद से ही स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया से। ये फिगर जो है इनसाइड द इंडियन पार्लियामेंट, जो हमारी भारतीय संसद है उसके अंदर का आपको इतना सुंदर परिदृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कौन कौन से बिग क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर मिल जाएगा या जिनका हम आंसर खुद से जान पाएंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, कितने प्रकार की होती है। वेयर डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम। सरकार अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है रूल करने की। हाउ डज ए कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल। तो एक देश की जो सरकार होती है वो वहाँ के लोगों से किस प्रकार से संवाद स्थापित करती है, किस प्रकार से उनसे इंटरेक्शन करती है। वाई डज डेमोक्रेसी मैटर। जो लोकतंत्र है इसका क्या महत्व है। डेमोक्रेसी होता है बच्चों लोकतंत्र, ठीक है, जो कि हमारे भारत में और अमेरिका में है। तो लोकतंत्र का क्या महत्व होता है डेमोक्रेसी का। तो ये सारे के सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ के जुड़े रहिए अंत तक। व्हाट इज गवर्नमेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार है क्या, एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, और इसके काम क्या है। इन ग्रेड 6 वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज एंड एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स रोल्स। तो क्लास 6 में हमने जाना है कि सरकार क्या होती है और उसके कुछ रोल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि क्या क्या सरकार के रोल्स होते हैं। द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। जो सरकार है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दिस रोल इंक्लूड्स, इस रोल में क्या क्या इंक्लूड है जो सरकार प्ले करती है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। जो सोसाइटी है, समाज है हमारा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। लोगों के लिए शांति, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना। शांति, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो मैनिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज,
दूसरे देशों के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, मैनेज करना। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, अपनी राष्ट्रीय जो नेशनल डिफेंस है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करना कि कोई बाहर का देश उस पर हमला ना कर दे। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने जो आवश्यक चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें और सेवाएं हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब की आपूर्ति करना वहाँ के लोगों को। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो जो हमारी इकोनॉमी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका मैनेज करना, प्रबंधन करना। वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, तो लोगों के कल्याण और उनके जीवन को इम्प्रूव करने के काम करना। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जितने भी, जैसे देखिए मेट्रो है, ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, जो भी लोगों के वेलफेयर की चीज़ें हैं, फास्ट रोड, अच्छे रोड्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा है, रोड पे ट्रैफिक रूल फॉलो कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो आपदा हुई, आपदा में मदद करना लोगों की, और स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चों को हेल्प करना, ये सारी चीज़ें, और ये हमारी पार्लियामेंट है, सारी की सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है बच्चों, लेट्स एक्सप्लोर, चलिए अब पता लगाते हैं। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक, क्या आपको अपनी क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक है उसका ये चित्र याद है? देखिए इस चित्र को पूरे को। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ मैनी अदर रोल्स, इसके अलावा भी जो सरकार है उसके बहुत सारे रोल हैं। ट्राई टू लिस्ट देम, उनको आपको लिखना है, इन सब के अलावा और कौन कौन से रोल गवर्नमेंट के हैं जो वो प्ले करती है लोगों के जीवन में। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लास 6 में हमने देखा कि भारत में डेमोक्रेटिक सरकार है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है बच्चों, लाइक इंडिया मैनी कंट्रीज हैव ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भारत की तरह ही बहुत सारे दूसरे देशों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनमें और दूसरी तरह की सरकारें हैं। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, जबकि जो सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो भी एक जैसी नहीं होती, उनमें भी फ़र्क होता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के वेरियस फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे फंक्शन, वे कैसे एक दूसरे से अलग है और कैसे कैसे वो काम करती है। ठीक है बच्चों, न व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र है क्या, जिसके बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार, तो लोकतंत्र होता क्या है। As we studied in grade 6, democracy is best understood as rule of the people, तो जैसा कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे अच्छी तरह से रूल्स ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन के रूप में समझा जा सकता है। दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन ए डेमोक्रेसी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, तो इसका मतलब यह है कि जो ये डेमोक्रेसी है इसमें सारी की सारी पावर, शक्ति और सत्ता का जो सोर्स है वो देश की जनता होती है, देश की जनता ही का ही इसमें शासन होता है डेमोक्रेसी में, और सारी की सारी पावर देश की जनता में ही निहित होती है। नव लेट, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही वो अपना नेता खुद चुनते हैं, और नेक्स्ट इलेक्शन में अगर उनको काम उसका अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके अगेंस्ट में वोट करके उसको अपदस्थ भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ ए स्कूल, चलिए इसको स्कूल के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ए स्कूल एग्जाम्पल, ए स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन, जो स्कूल होते हैं उसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज और काम होते हैं जिन्हें सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य रूप से ये करने ही करने हैं। तो मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज, रोज की दिनचर्या की बहुत सारी ऐसी टास्क हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइम टेबल्स टू बी मेड एंड फॉलोड, जैसे कि हर क्लास का एक टाइम टेबल होता है जो सबको फॉलो करना होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी टू बी ऑर्गेनाइज, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करता है स्कूल। फूड टू बी सर्व ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच टाइम में बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है सर गवर्नमेंट स्कूल्स में। आल्सो कॉल्ड द मिड डे मील, आपने पढ़ा भी है, क्लास 6 में भी पढ़ा है, शायद 7th में भी आपके आया हो कि
जो भी सरकारी स्कूल हैं वे बच्चों को खाना खिलाते हैं लंच टाइम में, जिसको मिड डे मील कहा जाता है। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पहल है, मोदी सरकार की। यूटेंसिल्स टू बी क्लीन्ड, जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो भी साफ कराने होते हैं। स्पीकर्स टू बी डिसाइडेड फॉर द मॉर्निंग असेंबली, आपने भी देखा होगा मॉर्निंग असेंबली के लिए स्पीकर भी डिसाइड करने होते हैं कि कौन बोलेगा। एंड एक्टिविटीज़ टू बी अरेंज फॉर नो बैक डेज, और जब बिना नो बैक डे होता है उसके लिए एक्टिविटीज़ भी स्कूल को अरेंज करनी होती हैं कि उस दिन क्या क्या एक्टिविटी कराएंगे। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट नीड टू बी डन इन द स्कूल। देखिए स्कूल में जो जो होता है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। विथ सो मैनी थिंग्स टू बी डन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। द हेड टीचर रियलाइज दैट ए स्टूडेंट कमेटी शुड बी अपॉइंटेड सो दैट स्टूडेंट कैन बी पार्ट ऑफ मेकिंग द रिलेवेंट रूल्स टू गेट ऑल दिस डन। देखिए जो हेड टीचर होता है वो इस चीज़ को रियलाइज करता है, समझता है, ठीक है, कि स्कूल में क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट की कमेटी होनी चाहिए, अपॉइंट होनी चाहिए, जो कि खुद स्टूडेंट आपस में स्टूडेंट की कमेटी अपॉइंट करें और वो बच्चे सारे के सारे रूल बनाने में, उनको फॉलो करने में मदद करें। देन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करें। एंड इंश्योर दैट द रूल्स आर बीइंग फॉलोड, और ये भी इंश्योर करें कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और फॉलो होने चाहिए। द क्वेश्चन बिफोर द हेड टीचर वाज हु विल बी पार्ट ऑफ द कमेटी। तो देखिए जो हेड टीचर हैं उनके समक्ष, उनके सामने अब ये सवाल है, ये सवाल था कि ये जो पूरी कमेटी बनी है इसके मेंबर, सदस्य कौन कौन होंगे, कौन कौन इसके पार्ट होंगे। भाई कमेटी तो बना दी, लेकिन इसके पार्ट कौन कौन होने चाहिए जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि सारे रूल अच्छे अच्छे रूल बनाने में मदद करें और सारे रूल अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसको भी इंश्योर करे। द हेड टीचर डिस्कस दिस इन असेंबली, अब जो हेड टीचर हैं उन्होंने असेंबली में इस बात पर चर्चा की। सी प्रपोज्ड दैट इट वुड बी गुड इफ सम स्टूडेंट कैन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज टास्क्स, उन्होंने इस बात का प्रपोजल दिया, प्रस्ताव रखा कि अच्छा होगा यदि कुछ स्टूडेंट खुद से इन कामों का दायित्व लें। ए स्टूडेंट कमेटी शुड बी फॉर्म्ड, तो इस तरह से इन कामों के लिए एक स्टूडेंट की कमेटी को फॉर्म किया जाना है। हियरिंग दिस द स्टूडेंट गोट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, अब ये सुनकर क्या करते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। अब नगमा कह रही है स्टूडेंट इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो सबसे सीनियर हैं, हम सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे। अब शोभा बोल रही है बट यू विल फिनिश स्कूल इन ए फ्यू मंथ, लेकिन कुछ महीनों में तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा, पढ़ाई इस स्कूल से। द स्टूडेंट इन ग्रेड 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो कह रही है कि जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनको सभी चीज़ों का दायित्व लेना चाहिए। अब गुरप्रीत कह रहा है इफ़ द स्टूडेंट ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर्स ग्रेड फेस। अब गुरप्रीत बोल रहा है कि अगर एक ही क्लास के सभी स्टूडेंट ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे तो दूसरी कक्षाओं के सामने आने वाली जो दिक्कतें हैं वो उनको कैसे जान पाएंगे। बात तो गुरप्रीत की भी सही है कि भाई एक ही क्लास के हो गए तो उनको अपनी दिक्कतें तो दिखेंगी, लेकिन दूसरों की दिक्कतें कैसे पहचानेंगे। इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन द स्टूडेंट्स फाइनली कम टू 3 ऑप्शंस। देखिए अब ये जो ऐसी रोचक स्थिति बनी है इसमें जो स्टूडेंट हैं वो 3 ऑप्शंस पर पहुंच गए। पहला है एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमेटी एंड टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि स्कूल में जितनी भी कमेटी, स्कूल में सभी कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। द हेड टीचर चूज द स्टूडेंट्स हरसेल्फ फॉर द कमेटी, अब जो हेड टीचर है वो खुद स्टूडेंट्स का चयन करेंगी, कमेटी के लिए कर सकती हैं। थर्ड है द स्टूडेंट्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग, तीसरा ये है कि बच्चे खुद से वोटिंग के जरिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। एंड द चूजन रिप्रेजेंटेटिव बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी, अब जो रिप्रेजेंटेटिव वे चूज करेंगे वही कमेटी का मेंबर होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन निकल के आई, एक तो सभी जिम्मेदारी लें, दूसरा हेड टीचर अपॉइंट करे, तीसरा बच्चे खुद से चूज करें। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बच्चों, ए पर्सन हु इज चूजन टू एक्ट और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल,
तो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति या पूरे समूह की ओर से काम करने या निर्णय लेने के लिए अपॉइंट किया गया हो। ठीक है बच्चों, वो होता है। तो एक चीज हमारी ऊपर रह गई थी, इसको भी देखे पढ़ लेते हैं, थिंक अबाउट इट। फिर आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, इसको साथ में करके। द स्कूल एग्जाम्पल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ इट वर्क्स। देखिए जो पूरा स्कूल है उसके एग्जाम्पल्स हमें जो रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, प्रतिनिधित्व की अवधारणा है, इसकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। However, the students committee is different from parliamentary and legislative committee। जबकि जो स्कूल की कमेटी है वो हमारी पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव कमेटी से अलग है। As class representatives in a school are quite different from members of parliament and members of legislative assembly, that is MLA, MP और MLAs। देखिए जो इस बच्चों की कमेटी बनी है, स्कूल के स्टूडेंट्स की समिति बनी है, वो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलएज हैं, इनसे भी दोनों डिफरेंट है। तो बच्चों एमपी जो होते हैं वो हमारे किसको, प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, और जो एमएलए होते हैं स्टेट में, तो एमपी किसको चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर को। जो एमएलए होते हैं वो चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट का सीएम होता है, उसको डिसाइड करते हैं, उसको चूज करते हैं। ठीक है, पूरी जनता क्या करेगी, एमपी को और एमएलए को चूज करती है, और फिर एमपी और एमएलए मिलकर अपना पीएम या सीएम चूज करते हैं। इस तरह से पूरी कार्यप्रणाली चलती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। नाउ व्हाट आर दी डिफरेंसेस, अब ये डिफरेंस है क्या, डिस्कस विद योर टीचर इन द क्लासरूम एंड मेक ए लिस्ट। तो क्लास में आपको टीचर के साथ डिस्कस करना है और इसकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ये डिफरेंसेस हैं जो कि एमपी, एमएलए और आपके स्कूल की जो कमेटी बनी है, आप ठीक है, आपकी संसद है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फ़र्क है, और स्कूल में क्या फ़र्क है, और जो कमेटी है इनमें, कमेटियों में, और जो इसके मेंबर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वापस अपने तीनों तरीकों पर पहुंचते हैं। लेट अस एक्सप्लोर विच ऑफ द 3 मेथड्स डू यू थिंक इन द मोस्ट इफेक्टिव वाई। अब 3 तरीकों में से 3 तरीके आपको ऊपर बताए गए, उनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और क्यों लगता है, तो ये आपको बताना है। द फर्स्ट मेथड में सीन अपीलिंग, बट इफ एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज पार्ट ऑफ द कमिटी इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच डिसीजंस एंड मैनेज इम्प्लीमेंटेशंस इफेक्टिवली। तो पहला तरीका ये क्या है, अपीलिंग, आकर्षक प्रतीत हो सकता है कि ठीक है भाई सभी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर स्कूल का हर एक स्टूडेंट कमेटी का मेंबर होगा तो किसी भी निर्णय तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वो इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से उसको मान पाना या करा पाना वो भी कठिन होगा। तो इन द सेकेंड मेथड, सिंस द हेड टीचर सेलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर द कमेटी। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हेड टीचर है वो खुद कमेटी के लिए स्टूडेंट्स को चूज कर रही है। मैनी स्टूडेंट्स विल नॉट हैव ए रोल एंड वोंट हैव ए वे टू इंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड रिगार्डिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। तो देखिए अगर हेड टीचर खुद से चूज करेंगी कमेटी के मेंबर्स, तो इसलिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और साथ ही उनके पास इस बात को सुनिश्चित करने का भी कोई तरीका नहीं होगा कि उनकी बात सुनी जा सके या उन्हें क्या चाहिए और उनकी क्या ज़रूरतें हैं। हाउएवर इन द थर्ड मेथड, जबकि जो तीसरा मेथड है उसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रेड कैन चूज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तीसरे मेथड में क्या कर सकते हैं बच्चे, अपने ग्रुप में से ही, खुद के बीच में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। समवन दे बिलीव विल इफेक्टिवली एडवोकेट फॉर देयर क्लास नीड, कोई एक ऐसा जो कि उनकी क्लास की नीड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, इफेक्टिवली बता सके उसके बारे में कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सर्व ऑन द कमेटी, वही रिप्रेजेंटेटिव कमेटी में सर्व करेगा एज ए मेंबर, मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रेड। इसका मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट की कमेटी बनेगी उसमें हर एक ग्रेड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, हर क्लास से। दिस अप्रोच इज ए डेमोक्रेटिक वे टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर्म ए कमेटी। अब जो ये अप्रोच है थर्ड वाली,
कि बच्चे खुद चूज करें अपनी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव और कमेटी बनाए और कमेटी में हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव हो। ये जो अप्रोच है यही डेमोक्रेटिक अप्रोच है, यानी कि लोकतांत्रिक अप्रोच है। ठीक है बच्चों, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आपको डेमोक्रेसी समझ में आई होगी कि वो सरकार जिसको हम खुद अपने बीच में से हम अपना एक कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के उसको किसी भी जो कमेटी है उसका मेंबर बनाए, जो हमारी बात को अच्छे से आगे रख सके कि हमारी जरूरतें क्या है, वही डेमोक्रेसी है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अब जो सरकार है उसके काम क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्रीवियसली वी डिस्कस द वेरियस रोल्स दैट ए गवर्नमेंट प्ले इन आवर लाइव्स। देखिए शुरू में हमने चर्चा की थी कि जो गवर्नमेंट है हमारे जीवन में उसके वो बहुत सारे अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। सिमिलर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्टूडेंट कमेटी इन ए स्कूल, सेम उसी तरह जैसे कि जो स्टूडेंट की कमेटी बनी है स्कूल में बनती है वो निर्वहन करती है अपनी जिम्मेदारियों का। जस्ट लाइक द स्कूल कमेटी ए गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट नेसेसरी रूल्स, स्कूल कमेटी की तरह ही जो गवर्नमेंट होती है उसको भी कुछ जरूरी रूल्स बनाने होते हैं। इम्प्लीमेंट देम, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। एंड इंश्योर दैट एवरीवन फॉलो दीज रूल्स, और ये भी इंश्योर करना होता है कि हर कोई इन रूल को फॉलो करे। These three responsibilities are known as the function of government। यही तीनों जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो तीनों बताई गई हैं, ये ही सरकार की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तीनों के तीनों दायित्व कि लोगों के लिए रूल बनाना, रूल को इम्प्लीमेंट करना और हर कोई उसको फॉलो करे, ये इंश्योर करना। ठीक है बच्चों, तीन चीजें हो गई। क्या क्या? क्रिएट नेसेसरी रूल, इम्प्लीमेंट देम, और हर कोई उनको फॉलो करे, एवरीवन फॉलो दीज रूल्स। ये तीन काम हो गए सरकार के, ये इनके फंक्शन है गवर्नमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट के। तो देखिए बच्चों, सरकार के तीन फंक्शन हमने जान लिए, क्या क्या करती है सरकार। अब सरकार का कौन सा पार्ट उस किस फंक्शन को करता है वो अभी आगे जानेंगे। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ रूल, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो क्रिएशन ऑफ रूल बनाने का है इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य बोलते हैं। दीज रूल सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री। जो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, विधायी कार्य है, यही देश के चलाने के लिए कानून एक सशक्त आधार, फ्रेमवर्क पूरे का पूरा देता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब इन्होंने रूल तो बना दिए लेजिस्लेटिव फंक्शन से, जो विधायी काम है उन्होंने रूल बनाए, अब इन रूलों को फॉलो कराना है, इंप्लीमेंट करना है। तो जो इंप्लीमेंट करने का काम है वो होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दैट इज प्रशासनिक काम। तो जो प्रशासन होता है वो इसको इंप्लीमेंट करता है। फाइनली इंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड इज रेफर्ड टू एज द जुडिशियल फंक्शन। अब लास्ट में जो ये रूल इंप्लीमेंट हुए हैं वो उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या होता है? न्यायिक कार्य होता है, जुडिशियल फंक्शन होता है। तो तीन तरह के काम हो गए। ठीक है, एक कानून बनाना, दूसरा उसको इंप्लीमेंट करना, तीसरा उसको फॉलो कराना। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है? कानून बनाने का है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो उसको इंप्लीमेंट करने का है। जुडिशियल फंक्शन उसको फॉलो कराने का है। नाउ डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। दिस मीन्स दैट सिमिलर टू द थर्ड मेथड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए स्कूल, जिसका मतलब है जो तीसरा मेथड है स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव के सिलेक्शन का, इलेक्टिंग का। देखिए, एक वर्ड होता है सेलेक्टिंग, एक होता है इलेक्टिंग। सिलेक्शन का मतलब होता है आपने कुछ लोगों में से किसी को सेलेक्ट किया, ठीक है, किसी रूल के आधार पर। लेकिन इलेक्टिंग का मतलब होता है कि लोगों ने अपनी इच्छा से किसी को चूज किया, इलेक्ट किया इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो स्कूल में थर्ड वाला रूल है कि सभी क्लासेस अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, सभी क्लास के बच्चे, तो वही डेमोक्रेसी है। द पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न देम। तो लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं खुद को गवर्न करने के लिए। ठीक है बच्चों। However, not every country uses the same method for choosing these representatives। जबकि
सभी देश ये सेम मेथड यूज नहीं करते हैं रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक इन मोर डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। देखिए इसको हम और इस विषय को हम आगे बहुत ज़्यादा विस्तार से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में समझेंगे कि कहाँ किस तरह से इलेक्शन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ कहाँ किस तरह से चूज किए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं मूरल? मूरल आपको पता है भित्ति चित्र जो दीवारों पर बने होते हैं। ए लार्ज पेंटिंग ऑफ आर्ट वर्क क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन ए वॉल और ए सीलिंग। तो एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो कि दीवार पे या छत पर सीधी बनाई जाती है उसको कहते हैं मूरल। एन 1896 मूरल बाय द पेंटर वेडर कॉल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए। देखिए जो आपको चित्र है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए से लिया गया, चित्रकार वेडर द्वारा 1896 में बनाया गया सरकार नामक ये मूरल है, भित्ति चित्र है। अब्राहम लिंकन ए यूएस प्रेसिडेंट इन द लेट 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के लास्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन। डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने ही लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जनता का शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने क्या बोला? ए फ्रेज स्टिल वाइडली यूज टुडे। जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने ये फ्रेज दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही है डेमोक्रेसी। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यही डेमोक्रेसी है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे लेट 19 में। चलिए बच्चों नेक्स्ट है व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट। अब सरकारें किस तरह एक दूसरे से अलग अलग होती है ये जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व्स ओवर टाइम। किसी भी देश की जो सरकार है समय के साथ विकसित होती है। सिंस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशंस, इट इज नेचुरल दैट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। देखिए हर एक देश की अपना एक खुद का अलग इतिहास है, खुद का अपना कल्चर है, अपना एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं होती हैं। इसलिए अलग अलग देशों की सरकारों में जो डिफरेंस है वो स्वाभाविक है, अलग अलग होना। लेट्स लुक एट सम एस्पेक्ट्स दैट कैन मेक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो चलिए कुछ ऐसे चीज़ों पर हम विचार करेंगे, ऐसी बातों को हम जानेंगे जो एक सरकार को दूसरी सरकार से अलग बनाते हैं। These differences will become clear when we look at various types of government later in the chapter. तो ये डिफरेंसेस कौन कौन से हैं इनको हम आगे चैप्टर में आगे अलग अलग जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रकार हैं उसमें समझेंगे। ठीक है। की डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट्स। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सरकारों के बीच में की डिफरेंस, प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला अंतर है हु गेट टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसको है। ठीक है, सबसे पहला अंतर यही है। दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यही अलग अलग तरह की सरकारों के बीच में मेन आधारभूत अंतर है। ठीक है बच्चों, बेसिक डिफरेंस है कि सरकार यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसको है। हु और व्हाट से दैट दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो यह प्रश्न है कि यह हमारे देश की सरकार है, किसके द्वारा तय किया जाता है। दैट इज हु और व्हाट गिव द गवर्नमेंट इट्स ऑथोरिटी एंड पावर। तो अर्थात जो सरकार है उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला उसको कौन है, कौन उसको उसकी ऑथोरिटी और पावर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इट इज द पीपल ऑफ कंट्री हु डिसाइड एंड आर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। देखिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो लोग हैं देश के वही ये डिसाइड करते हैं, वही इसकी ऑथोरिटी की सोर्स है गवर्नमेंट की, कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी सोर्स भी यही है, यही डिसाइड करने वाले हैं यहाँ के लोग। While in theocracy, the source of authority is religious belief and the head of religious institution. अब जो थियोक्रेसी होती है धर्मतंत्र,
धर्मतंत्र व्यवस्था, इसमें जो सत्ता है उसकी जो सोर्स होती है वो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, और जो धार्मिक संस्था है वही इसकी हेड होती है। ठीक है बच्चे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है वही इसका हेड होता है। तो पहला है हु गेट टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसको है। सबसे पहले तो इससे पता चलता है कि सरकार कौन सी है। देखिए जो सेकंड डिफरेंस है वो है हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म। सरकार कैसे, किस तरह से बनती है। इन डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट इज फॉर्म यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन। देखिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा सरकार बनती है। वाइल इन किंगडम्स विच हैव किंग्स और क्वींस द काइंड दैट यू हैव रीड अबाउट इन अनदर चैप्टर्स। देखिए कुछ जगह पर क्या होते हैं, राजा या रानी बनते हैं। ठीक है, राज्य होते हैं, किंगडम होते हैं जिनमें राजा और रानी होते हैं, वहां पर अलग तरह से सरकार बनाई जाती है, जिनको हम दूसरे चैप्टर्स में जानेंगे। यूजुअली समवन फ्रॉम विद इन द फैमिली कंटिन्यूज टू रूल एंड डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी सेटअप। जिसमें फैमिली में से ही जो रूल करता आ रहा है वही ये डिसाइड करेगा कि आगे कौन शासन करेगा, कौन आगे दूसरा अलग नेक्स्ट राजा बनेगा। देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट दैट इवन इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। तो देखिए डेमोक्रेसी भी, अगर दूसरी डिफरेंट कंट्रियों में डेमोक्रेसी भी है तो डेमोक्रेसी में भी इलेक्शन के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है बच्चों, हो सकते हैं अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी है अगर कहीं पे तो वहां पे एक ही तरीका हो, या फिर जहाँ पे राजतंत्र है वहां पे एक ही तरीका हो, एक ही तरीके से सरकार चुनी जाते हो। नहीं, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट को चुनने के। तो थर्ड जो मेजर डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू। सरकार के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और वे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका थर्ड डिफरेंस है कि कौन कौन से उसके पार्ट हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। एनी गवर्नमेंट हैज मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम्स। देखिए किसी भी सरकार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग सिस्टम होते हैं। एंड दीज वेरी अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डिफरेंट टाइप अलग अलग तरह की गवर्नमेंट में अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द थ्री फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रेफर्ड टू अर्लियर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कैन बी परफॉर्म बाय द टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी और बाय द सेम बॉडी। देखिए जो आपने तीन फंक्शन बताए हैं डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों भी इनको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट बॉडी इन तीनों को परफॉर्म कर रही है अलग अलग, लेजिस्लेटिव अलग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, बिल्कुल खुद एक दूसरे में स्वतंत्र हैं, या फिर एक ही सेम बॉडी है जो इन तीनों को फॉलो कर रही है। तो हो गया ना डिफरेंस। द सिस्टम टू डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क कैन बी रिटन डाउन इन ए बुक ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंट्री। देखिए किसी भी देश में शासन को चलाने की जो व्यवस्था है उसको एक लिखित रूप भी दिया जा सकता है, उसको लिख के भी रखा जा सकता है कि ये फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके द्वारा हम कंट्री को चलाएंगे। उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यानी कि संविधान कहते हैं। विच इज व्हाट हैपन्स इन मोस्ट डेमोक्रेसीज। यही वो है जो कि बहुत सारी डेमोक्रेसी में चली आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि एक सारे के सारे जो नियम कायदे कानून है उनको लिख लिया जाता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन उस पूरी बुक को बोला जाता है जिसमें वो रहते हैं। उन्हीं के आधार पर डेमोक्रेसी रूल करती है। और इट कैन बी डिसाइडेड बाय द किंग और क्वीन, या ये राजा या रानी द्वारा डिसाइड हो सकता है, एज इट हैपन इन मोनार्की गवर्नमेंट्स ऑफ किंग और क्वींस। तो देखिए जो राजा रानी है उनके द्वारा भी ये तय हो सकता है, जैसा कि जो मोनार्की होती है, राजतंत्र होता है, उसमें यहाँ पर ऐसा होता है जहां शासन राजा या रानी द्वारा किया जाता है मोनार्की में। तो फोर्थ क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर। जो सरकार है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए वो काम कर रही है। व्हाट गोल्स इज इट ट्राइंग टू अचीव, कौन कौन से वे गोल्स हैं, लक्ष्य हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहती है। तो ये भी एक अलग तरह की चीज़ है बिल्कुल, जो कि हर एक गवर्नमेंट में डिफरेंट हो सकती है कि कहाँ की सरकार क्या अचीव करना चाह रही है, किस चीज़ के लिए काम करना चाह रही है। तो गवर्नमेंट आर डिसाइड्स, ये डिजाइन टू वर्क टुवर्ड सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियल्स। देखिए सरकारों का जो गठन है ये बनाते हैं मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, कि कुछ वैल्यूज और आइडियल्स को
आइडियल्स को प्राप्त किया जाए। सम गवर्नमेंट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिजाइन टू वर्क टुवर्ड्स इक्वलिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। देखिए, जो भारत में सरकार है वो यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए काम करती है, लोगों में समानता हो और लोगों की समृद्धि हो, ठीक है, प्रोस्पर हो। वाइल सम अदर गवर्नमेंट्स में बी डिजाइन ओनली फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ सम फैमिलीज और ग्रुप्स, जबकि कुछ अलग सरकारें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि केवल कुछ छोटे, बहुत छोटे लोगों के ग्रुप के लिए या कुछ लोगों की ही प्रोस्पेरिटी, जो ये प्रोस्पेरिटी है, उस समृद्धि है, उसका ख्याल रखे। जैसे भारत सरकार सभी हर एक व्यक्ति की समृद्धि का, समानता और प्रोस्पेरिटी का ख्याल रखती है, लेकिन कुछ सरकारें केवल कुछ लोगों की या कुछ परिवार की ही, बहुत छोटे ग्रुप के लोगों का ही ख्याल रखती हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दीज 4 मेजर एस्पेक्ट्स। देखिए, 4 बड़े बड़े मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनके द्वारा, जिनके पहलुओं के आधार पर जो सरकारों में विभिन्नता पाई जाती हैं उनको हम बता सकते हैं। बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन इनके अलावा भी और सारे डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। सो लेट अस नो लुक एट सम टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। चलिए अब हम इनको सरकार के कुछ टाइप्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे संसार में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, पूरे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक संसार है, इसमें डेमोक्रेसी सबसे लोकप्रिय स्वरूप बन गया शासन का। इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। बिफोर वी गेट इन टू द डिफरेंसेस, देखिए इन डिफरेंसेस के बारे में हम जानने से पहले वी शुड नोट दैट देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो इनके डिफरेंसेस को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हर एक डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उनको समझेंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में जानते हैं। इक्वलिटी सबसे पहला है। इन ए डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज टू राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। जो इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का मतलब हर एक आदमी को समान व्यवहार पाने का अधिकार प्राप्त है। इट आल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल access to facilities like education and health, and that everyone is equal before the law। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं उस देश के, सभी को एजुकेशन और हेल्थ जैसी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए, और हर एक आदमी कानून के समक्ष समान हो। ऐसा नहीं हो कि कानून किसी के लिए अलग, किसी के लिए, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग हो, सबके लिए समान कानून हो। सेकंड है फ्रीडम। पहले तो इक्वलिटी हो गया, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया? फ्रीडम। तो फ्रीडम इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीजन हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देयर ऑप्शंस। लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता, फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, उससे मतलब ये समानता पहला हो गया, इक्वलिटी दूसरा हो गया स्वतंत्रता। इससे मतलब है कि लोगों को खुद चूज करने और अपने जो उनकी वोट है उसको उजागर करने का अधिकार हो, एक्सप्रेस करने का, ठीक है, कि उनको इतनी स्वतंत्रता हो कि वे अपनी सारी बातें आराम से कह सकें और अपने अधिकार, जो भी उनकी चॉइसेस हैं, उसको सभी को बता सके। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन थर्ड है प्रतिनिधि सहभागिता, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज ए राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये इलेक्शन के थ्रू पॉसिबल होता है कि इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुआ है, लोगों की वोट द्वारा चुना गया है, वो ही लेजिस्लेचर का हिस्सा बनता है, पार्ट बनता है। देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब
जितने भी एडल्ट हैं, लोग हैं, उनको सबको वोट डालने का अधिकार हो। ग्रांट्स एवरी सिटीजन अबव ए सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद में हर एक सिटीजन को ये अधिकार हो टू राइट टू वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, के अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकें। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो होते हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन सच एज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर ऑल प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन ए डेमोक्रेसी। तो जो लोग हैं उसके मौलिक अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि वोट करने का अधिकार हो गया उनका, उनको बोलने की आज़ादी हो गई, ठीक है। और जो अगर कोई उनका शोषण कर रहा है, उसके एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसके पास अधिकार हो। सभी को डेमोक्रेसी में ये सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और इनको संरक्षित भी किया जाता है कि सबको ये अधिकार मिले। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। अब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगी तभी वो अच्छे से न्याय कर पाएगी, जो हमारे कोर्ट हैं। तो इंश्योर दैट एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड दैट लॉज आर फॉलोड बाय सिटीजन्स एंड आल्सो बाय द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि हर एक व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा हो, और लोगों के साथ साथ सरकार के भी जितने भी पार्ट्स हैं उनके द्वारा कानून जो लॉज हैं वे फॉलो हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट खुद लोगों के लिए लॉ बनाए और खुद उसको वो ब्रेक करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करे, इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बहुत ज़रूरी है। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर सकती है। It is useful to remember that even these fundamental principles have evolved over time. तो जो डेमोक्रेसी के ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी समय के साथ में डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीनिंग टू राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ऑल एडल्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इन 1950। देखिए, भारत में एक सर्टेन एज के बाद में जो राइट टू वोट है, वोट करने का जो अधिकार है, वो भारतीय इंडियन रिपब्लिक में शुरू से ही अर्ली 1950 से ही लोगों को प्रदान किया गया। ऑन द अदर हैंड, इन स्विट्जरलैंड वोमेन गोट टू राइट टू वोट ओनली इन 1971। देखिए, जबकि जो स्विट्जरलैंड कंट्री है उसमें महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वो 1971 में जाके मिला। तब तक केवल जेंट्स ही वहाँ पर वोट डाल सकते थे, औरतें वहाँ पर वोट नहीं डाल सकती थी। तो देखिए, हमारा जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो कितनी अच्छी है कि स्टार्टिंग से ही सभी लोगों को एक सर्टेन एज के बाद में राइट टू वोट का अधिकार दिया। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल्स आर आइडियल्स, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिस। तो ये स्पष्ट है कि जो ऊपर के सारे प्रिंसिपल्स हैं वो एक आइडियल्स हैं, आदर्श हैं। सभी जितनी भी ये डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, इन आइडियल्स को पूरी तरह व्यवहार में नहीं उतार पाती हैं। बट इक्वली clearly it is important for the citizens to keep these ideals in front of them. फिर भी ये जरूरी है कि सभी व्यक्ति इन आइडियल्स को अपने अंदर स्थान दे तथा जो लोकतांत्रिक जीवन है उसकी दिशा में ये क्या बने, एक प्रेरक बने। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए अब पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अलग अलग जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनका पता लगाते हैं। तो पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है बच्चों, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। This is a form of democracy where all the citizens of a country are directly responsible for all the rules, regulations and functions. देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो व्यवस्था है जिसमें देश के हर एक व्यक्ति जो शासन है उससे संबंधित सभी रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको सभी रूल्स को, रेगुलेशंस को और फंक्शंस को
सीधे तौर पर उसके लिए हर एक आदमी जिम्मेदार होता है। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजंस डायरेक्टली, और सभी डिसीजंस में वे डायरेक्टली भाग लेते हैं। इन contemporary times some kinds of these forms are followed in a few countries। देखिए, कंटेम्प्रेरी होता है वर्तमान समय, मतलब वर्तमान समय में, लाइक स्विट्जरलैंड पूरा पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में जो स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, इस क्योंकि वो बहुत छोटे देश हैं, बहुत कम वहाँ पर लोग हैं, तो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर ये अपनाई जाती हैं। The limitations of this form of government is that it is very hard to carry out in practice। देखिए, इस तरह की जो व्यवस्था है, इसकी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि इसको व्यवहार में लागू करना बहुत ही मुश्किल है, पर्टिकुलरली इन लार्जर कंट्रीज, स्पेशली जो बड़ी कंट्री है उनमें, बड़े देश हैं। जस्ट एज वी शो इन आवर स्कूल स्टोरी, जैसा कि हमने अपनी स्कूल स्टोरी में भी पढ़ा, इफ एवरीवन बिकम ए पार्ट ऑफ द committee then decision making and working on all tasks smoothly will be difficult। जैसे कि हमने स्कूल की असेंबली उसमें भी पढ़ा था, कमेटी में भी, कि अगर हर कोई स्कूल की कमेटी का पार्ट हो जाएगा तो कोई भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और काम करना भी मुश्किल हो जाएगा, सभी टास्क को स्मूथ करना, अगर हर कोई इसका पार्ट हो जाएगा तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बहुत छोटे देशों में चलती है, जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन हो। बड़े देशों के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं करती है ठीक से। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि सरकार, जैसी हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलती है। जो बड़े बड़े देश हैं उनमें सब में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये इस तरह की फॉर्म है सरकार की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ये वो रूप है जिसमें वहां के लोग सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया, जैसे कि भारत में। इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न। तो इस डेमोक्रेसी की फॉर्म में लोग खुद डायरेक्टली गवर्न नहीं करते हैं, सरकार नहीं चलाते हैं, बट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। लेकिन सरकार हमेशा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी होना, कि लोग उनसे कभी भी सवाल कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। मतलब लोकतंत्र में जो ये अकाउंटेबिलिटी है, उसका मतलब होता है कि सरकार जनता के प्रति हमेशा जवाबदेह होती है जो उसको इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस चेंज इन देयर चॉइस एज वेल। तो देखिए, जो ये इलेक्शन हो गए, चुनाव हो गया, इलेक्शन क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो इलेक्शन इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग होते हैं, जिसके द्वारा ही जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार में चेंजेज कर सकती है। टू अकॉम्प्लिश दिस इलेक्शंस हैपन इन रेगुलर एंड फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं वे एक निर्धारित समय पर होते हैं, रेगुलरली होते हैं और एक फिक्स इंटरवल के बाद में होते हैं। इन इंडिया वी हैव जनरल इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स। भारत में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर एक 5 साल में होते हैं, जिसके द्वारा हम जनरल इलेक्शन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर चूज होता है, एमपी चूज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वे ही सारे मिलकर फिर प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। वाइल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे अक्कर एवरी 4 ईयर्स। जबकि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर हर 4 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं। तो देखिए, ये भी समय सीमा अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है कंट्री टू कंट्री। नाउ डोंट मिस आउट, एज वी स्टेट्स इन द बिगनिंग, डेमोक्रेसीज हैव इवॉल्व ओवर टाइम एंड सो हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है समय के साथ वो डेवलप हुई है और इसकी खुद विशेषताएं जो है वो भी चेंज हुई है, कैरेक्टरिस्टिक। इवन टुडे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज डेमोक्रेसीज। तो आज के समय में इन सभी डेमोक्रेसीज के फंक्शन में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेज हैं। इट इज़ यूजुअल टू रिमेंबर दैट व्हेन दीज कंट्रीज एडोप्टेड डेमोक्रेसीज। अब ये याद रखना जरूरी है कि
जब इन देशों ने डेमोक्रेसी को चूज किया, अडोप्ट किया, अपनाया। दे मे नॉट हैव हैड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड देम टुडे। तो तब जब इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था, अडोप्ट किया था, तब ये सारे के सारे जितने भी हमने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं पढ़े हैं, ये सारे उन्होंने अडोप्ट नहीं किए थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन द यूके हैपन इन 1928 एंड इन द यूएसए बाय 1965। देखिए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है 1928 में ये ब्रिटेन में, यूके यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन है वहाँ पर लागू हुआ, और उसके बाद में यूएसए में भी ये 1965 में लागू हो सका। उससे पहले सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था वहाँ पर भी। ठीक है, एडल्ट होने के बाद। तो कंट्री ईयर व्हेन डेमोक्रेसी वाज इस्टेब्लिश, देखिए यहाँ पर सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की वो यूएसए है 1787 में। इसके बावजूद भी यहाँ पर 1965 में आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार यहाँ पर लागू हुआ। ठीक है बच्चों, जबकि हमारे यहाँ 1950 में ही ये चीज़ लागू हो गई थी, बहुत बाद 1947 में बनने के बाद भी। स्विट्जरलैंड 1848, इंडिया 1947, जर्मनी 1949, केन्या 1964, नेपाल 2008। तो हमारी जो भारत की डेमोक्रेसी है वो पूरे संसार में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी में मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी डेमोक्रेसी जानी जाती है हमारे भारत की डेमोक्रेसी। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो आज के समय में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें से ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस डिफरेंटली, लेकिन हर एक डेमोक्रेसी अलग अलग तरह से फंक्शन करती है, काम करती है। हेयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर दो फॉर्म दी गई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी। एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय लोकतंत्र होता है, एक तो वो हो गया। तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की सरकार में, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस तरह की जो सरकार होती है इसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। तो ये तो हो गई आपकी संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है, और तब तक काम करती है जब तक कि उसे लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस प्राप्त है, मतलब उसको लेजिस्लेचर में विश्वास प्राप्त रहता है। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यू वर्किंग वाइल दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये जो यहाँ पर दिखाया गया ना कि विश्वास प्राप्त होता है लेजिस्लेचर का, मैंने बोला है। और भारत में भी जो लोकसभा है उसमें जो कॉन्फिडेंस है अगर वो रहता है तो ये सरकार कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार बनती है उसको वहाँ पर अपना विश्वास प्रस्ताव होता है एक, कि उसके सबसे ज़्यादा उसके पक्ष में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है, वो उसके पक्ष में है, इस बात की उसको पुष्टि करनी पड़ती है और तभी वो सरकार कॉन्फिडेंस में रहती है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह की सरकार में जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें लोग लेजिस्लेचर तो इलेक्ट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव को वो इलेक्ट नहीं करते। सिलेक्टेड जो लेजिस्लेचर के मेंबर सिलेक्ट हुए हैं वही मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में जिसको हम इलेक्ट करते हैं वही आगे जाकर लेजिस्लेचर में हमारी जो विधायिका है उसमें क्या बनता है, वो मिनिस्टर बन के आते हैं। नाउ सेकंड है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कैसी होती है उसको भी हम जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दो तरह की डेमोक्रेसी है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। इस तरह की जो ये शासन प्रणाली है इसमें जो एग्जीक्यूटिव है
वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेजिस्लेचर से। द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो प्रेजिडेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। द प्रेजिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज हर पोजीशन। अब लोगों ने डायरेक्टली इसको इलेक्ट किया है तो इसको अब जो लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको लोगों ने चूज किया है, इसलिए इसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं। वहाँ पर लोग क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं, इसलिए उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला जाता है। और फिर पार्लियामेंट के मेंबर खुद जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम होता है, उसको चूज करते हैं। सॉरी, ये प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, मिनिस्टर्स को। तो इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, स्टेट्स विद इन द कंट्री सच एज राजस्थान और केरला हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स। देखिए, भारत की तरह ही कुछ देशों में जो स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ राजस्थान हो गई, केरला हो गया, इनकी खुद की अपनी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। दे आर स्टिल गवर्न बाय ए लार्जर नेशनल गवर्नमेंट। वो उसके बाद भी जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो नेशनल लेवल पर सरकार है, उसके अंतर्गत आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जो भारत की यूनियन गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी वो उसके अंदर आते हैं, वो इंडिपेंडेंटली शासन नहीं कर सकते। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इसके डिफरेंट जो फॉर्म्स है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द टेबल 9.1 ऑन द फेसिंग पेज। तो दोनों में जो अंतर है आपको टेबल 9.1 से देखने को मिल जाएगा कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। ना व्हाट डू दीज टर्म्स मीन, अब इन टर्म्स का मतलब क्या है। एग्जीक्यूटिव होता क्या है, कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव इज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव वो सरकार का वो हिस्सा होता है जो कि लॉज को लागू करने के लिए जवाबदेह, उत्तरदायी होता है। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन इसके जो चुनने का तरीका है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो देखिए बच्चों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स आपको एग्जीक्यूटिव फॉर्म, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी इंस्टीट्यूशन। इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल, मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर में लोकसभा, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल है देन अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। तो लोकसभा होती है जिसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज, ठीक है बच्चों। लेकिन जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें उनको भी हम एमपीज ही कहते हैं, बट ये डायरेक्टली चुन के नहीं जाते, इनको स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं वो इनको चुनते हैं अपनी स्टेट से, ठीक है। तो ये इसीलिए इनकी पावर कम है। अपर हाउस के जो राज्यसभा है, अपर हाउस, उसके एमपीज की पावर कम होती है एज कंपेयर टू एमपी ऑफ लोकसभा, समझ गए। नव जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पर जुडिशियरी बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है बच्चों। चलिए, यूएसए में कैसे है, प्रेसिडेंशियल होती है, इक्वल पावर बिटवीन अपर हाउस, इसमें प्रेसिडेंट बनता है। यूएसए में प्रेसिडेंट होता है केवल, जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो इक्वल पावर बिटवीन अपर हाउस दैट इज सीनेट एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में बराबर की ताकत, पावर होती है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर जो जुडिशरी है वो भी यूएसए में भी इंडिपेंडेंट है दोनों से, ठीक है बच्चों। ये आपके यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, आप इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। साउथ कोरिया, यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, सिंगल हाउस है, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, इसकी जुडिशियरी भी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ये मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, जैसे कि इंडिया में है। तो इक्वल पावर बिटवीन, लेकिन अपर हाउस दैट इज सीनेट एंड लोअर हाउस दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों के बीच में इक्वल पावर है, जबकि हमारे यहाँ लोअर हाउस में पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, लोकसभा में पावर ज़्यादा है। और यहाँ का भी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जुडिशियरी सिस्टम, ठीक है। नव लेजिस्लेचर,
जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होता है, इसके बारे में जानेंगे। द लेजिस्लेचर इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। जो लेजिस्लेचर है वो सरकार का वो हिस्सा होता है जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, भारत में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। इन यूएसए इट इज़ कॉल्ड कांग्रेस, यूएसए में इसको कांग्रेस कहते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इट हैज़ टू हाउसेज, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। और बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर डेमोक्रेसी में ये दो हाउसेज में बटा हुआ है, एक अपर हाउस में और लोअर हाउस में। ठीक है, लेजिस्लेचर। अपर हाउस क्या है? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन मोस्ट कंट्रीज द लोअर हाउस इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग एंड इज जनरली मोर पावरफुल देन द अपर हाउस विच इज फॉर्म्ड आइदर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन। देखिए बच्चों, ज़्यादातर देशों में जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू अपर हाउस। क्यों? क्योंकि जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, इसीलिए। और ज़्यादातर देशों में इसी तरह से ये बटा हुआ है। दीज हाउसेज आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। इन हाउस को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा। भारत में जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू अपर हाउस, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण, अलग अलग। सेपरेशन ऑफ पावर मींस दैट द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। थ्री ऑर्गन्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के? इसको ध्यान रखिए, ये भी एमसीक्यू आपका आता है कि व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स फंक्शन। हर कोई अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब जितने भी पार्ट है गवर्नमेंट के वो हर एक अपना अलग तरह से काम करे, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। चलिए अब पता लगाते हैं। फिल इन द ब्लैंक कॉलम अंडर कंट्री ए एंड कंट्री बी इन टेबल 9.1 गिवन ऑन द प्रीवियस पेज बाय टेकिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ योर चॉइस। अब आपको अपनी मर्जी की दो कंट्री यहाँ पर लिखनी है, कंट्री ए और कंट्री बी में। ठीक है, जो कि टेबल 9.1 दी गई है, उसमें दो ब्लैंक है, आपने देखे होंगे। Analyze the table and discuss among yourself and similarities and differences in all the examples. ठीक है बच्चों, अब ये जो टेबल है उसमें आपको उसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पे चर्चा करनी है। द एक्सरसाइज मस्ट हैव गिवन यू एन अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो इस एक्सरसाइज से आपने ये जरूर समझा होगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उसके अलग स्वरूप के गठने, मतलब उनका जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन के अलग तरीके हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। अलोंग विद दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आल्सो डिफर्स। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से थे वो थ्री ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। उनके बीच में रिलेशन भी अलग अलग हो सकता है। बट एज वी रीड इन द बिगनिंग, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक इक्वलिटी, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिमेन द सेम इन ऑल डेमोक्रेसीज। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ी है, जैसे कि इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये सब में लगभग सेम है सभी डेमोक्रेसी में। ठीक है बच्चों, लेट अस एक्सप्लोर। आफ्टर स्टडिंग द अबव एग्जांपल लिस्ट द कोर प्रिंसिपल ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से पढ़ने के बाद में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसके कोर प्रिंसिपल्स को आपको सूचीबद्ध करना है कि उसके कोर प्रिंसिपल क्या होते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डू द एक्टिविटी गिवन बिलो। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो नीचे एक्टिविटी दी गई इसको आपको करना है। यू हैव टू फॉर्म ए स्टूडेंट कमेटी इन योर स्कूल। आपको अपने स्कूल में एक स्टूडेंट की कमेटी बनानी है। मेक ए प्लान एंड एग्जीक्यूट इट इन ए डेमोक्रेटिक मैनर इंश्योरिंग दैट। तो एक प्लान आपको बनाना है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से उसको लागू करना है और लागू करते हुए ये चीज़ें इंश्योर करनी है। फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ द कमेटी आर वेल डिफाइंड। जो कमेटी के फंक्शन है वो
पूरी अच्छी तरह से डिफाइंड हो, परिभाषित हो। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कमेटी मेंबर इज डेमोक्रेटिक, जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनका चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से किया गया हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए, वीडियो ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, अगर आप अच्छे समझोगे, मैंने भी थोड़ा जल्दी में समझाया, अदरवाइज मैं आपको बारीकी में एक एक चीज़ें समझाने लगता, वो प्रीवियस बड़ी क्लासों में आप जाओगे, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। समझाने को मैं आपको हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से, बड़ी अच्छाई से समझा देता कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, अभी राज्यसभा में हमारे यहाँ कितने मेंबर हैं, कितने इलेक्टेड हैं, कहाँ से कितने इलेक्टेड हैं, किस स्टेट से कितने आते हैं, कैसे इलेक्शन करते हैं। बट अभी आपके लिए एक बेसिक फंडामेंटल सीखने का समय है, ना कि बहुत गहराई में जाकर कूदने का। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सिर्फ खाली तैरना सीख रहे हैं, तो आप जस्ट रिवर के या पॉन्ड के या सी के किनारे किनारे रहो, उसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो। अंदर घुसोगे तो तैरना नहीं आएगा, उल्टा डूब और जाओगे। ठीक है, तो पार्ट 1 को यहीं पर फिनिश करते हैं और यहाँ से आगे हम जो चैप्टर है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी, जो कि डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं हर एक का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्ट 2 और क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।